नमस्कार, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल वीडियो फोरम एकेडमी पर। तो अभी तक हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक पढ़ ली, उसके सारे चैप्टर पढ़ लिए। आज क्लास 7 की ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपको कोई समस्या हुई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ये नीचे लिखे नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अपने चैप्टर पर चलते हैं। ये आपका 7 क्लास का बुक है, ठीक है। इसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि हालांकि ये क्लास तो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्लास 6 में कई जगह मैंने आपको बताया, कई लाइनें ऐसी बताई जो सीधे आईएएस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी इन एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए थे, ठीक है। वो सारे एनसीईआरटी से ही आए थे, वो भी क्लास 6 से। अब 7 से और इसी तरीके से हम 12 तक की ज्योग्राफी पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक से, और ये 7 का पहला चैप्टर होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है ही है, साथ में जो बच्चे क्लास 6 और 7 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे भी इससे जुड़े हैं और वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि आप बच्चे हैं, और अगर आपको कोई गलत ढंग से छूता है, या खिलाने में कई बार होता है कि लोग बच्चों को इस तरीके से दुलार करते हैं या प्यार करते हैं कि उनके शरीर पे निशान पड़ जाते हैं, राइट। जैसे जोर से गाल दबाना, जैसे गोर काफ़ी तेज से मसलना बच्चों को, राइट। तो इस तरीके से अगर किसी बच्चे के साथ हो रहा है तो बच्चों आप प्लीज़ इस पर अपने आसपास, अपने घर पे मम्मी डैडी से या भाई बहन से इसको जरूर कहें, ठीक है ना। इसको बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है, यही बात इस बुक में लिखी हुई है, ठीक है। चलिए अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण। ये 7th की बुक का पहला चैप्टर ही है, राइट। अब इसमें एक कहानी है। अगर आपके पास 7th क्लास का बुक पढ़ा हो तो आप उसे प्लीज़ खोल करके इसे जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें कई बच्चे बात कर रहे हैं और वही उठा करके आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो हम क्योंकि पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण के बारे में यहाँ पे बॉक्स में इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। जैसे पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी, पीने के लिए जल, और खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है, ठीक है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, ये हमारे आसपास देख करके हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कार बनाया, कार से धुआं उठ रहा है तो धुआं वायुमंडल का ही भाग हो जाएगा, राइट। तो वायुमंडल को कहीं ना कहीं प्रदूषित करेगा। तो वायुमंडल तो मनुष्य को प्रभावित कर ही रहा है, साथ में मानव भी वायुमंडल को प्रभावित कर रहा है। इसी तरीके से मानव ने घर बनाया, तो घर बनाने के लिए उसने अलग से कुछ बनाया नहीं, उसने केवल चीज़ों का रूप परिवर्तन कर दिया। जैसे घर बनाने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या लगता है, ईंटा। तो ईंटा बनाने के लिए कहीं ना कहीं से मिट्टी खोदी जाती है, उसी मिट्टी को गर्म करके साँचे में ढाल के ईंटा बनाया जाता है, तो आपने बिल्डिंग बना दिया। तो आपने बेसिकली बिल्डिंग में क्या बनाया, केवल आपने स्ट्रक्चर चेंज किया किसी चीज़ का, राइट। तो इस तरीके से अपनी सुगमता के लिए, अपने बेहतरी के लिए वो चीज़ों में परिवर्तन करता है अपने हिसाब से, राइट। तो इस तरीके से पर्यावरण क्या हुआ इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है ना। ये अब देखिए पर्यावरण के घटक। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अब मैं आपको एक और लाइन दिखाऊंगा कि पर्यावरण का मतलब होता है इन्वायरमेंट, ये देखिए। और इन्वायरमेंट फ्रेंच शब्द की उत्पत्ति है और इसका मतलब होता है पड़ोसी, यानी कि आपके आस पड़ोस में जो भी चीजें हैं वो आपके पर्यावरण का अंग होंगे, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे कि स्थल, भूमि, सॉरी इस स्थल मतलब भूमि हो गया, वायु, जल, और जो भी प्रकृति द्वारा निर्मित है वो प्राकृतिक पर्यावरण होंगे, और जो मानव द्वारा निर्मित है वो मानव पर्यावरण होंगे। जैसे घर बनाना, जैसे पुल बनाना, जैसे रेल बनाना, ये सारे मानव पर्यावरण हो गए, मानव द्वारा निर्मित, राइट। तो अब प्राकृतिक पर्यावरण में दो घटक होते हैं, एक अजीवीय घटक और एक जीवीय घटक। तो पहले यहाँ पे पर्यावरण को समझते हैं। ये पर्यावरण के घटक हैं। ये प्राकृतिक पर्यावरण जैसे स्थल, वायुमंडल, जलमंडल। इसके अलावा मानव निर्मित पर्यावरण
जैसे इमारत, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये मानव निर्मित पर्यावरण हो गए। इसके अलावा मानव, ये पर्यावरण का अंग है ये भी। अब मानव में एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समुदाय, समुदाय से धर्म, इसमें शिक्षा, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक जीवन मिल करके ये सारी चीजें पर्यावरण का अंग है। ठीक है ना। इसके बाद पर्यावरण की जो प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके दो घटक हैं, एक जीवीय घटक और एक अजीवीय घटक। तो जीवीय घटक में सजीव प्राणियों का संसार आता है, जैसे जंतु और पादप। पादप भी सजीव होता है, यह आप लोगों को पता होगा। इसके बाद अजीवीय घटक जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, तो इसमें जैसे स्थल हो गया, जल हो गया, राइट, जैसे वायुमंडल हो गया, तो ये भी आपके प्राकृतिक पर्यावरण है, राइट। और ये अजीवीय घटक हैं पर्यावरण के। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या समझा कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित दोनों की घटनाओं का मिश्रण है। ठीक है ना। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, राइट। अब प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे आपका स्थल हो गया और जल, वायु, ये प्राकृतिक पर्यावरण है। अब इनके बारे में हमने बात तो किया ही है, थोड़ी बात ये कर लेते हैं कि ये पर्यावरण कैसे बनते हैं, राइट, ये हमें सहयोग कैसे करते हैं। जैसे हमने स्थल मंडल देखा था, तो पृथ्वी पर ये जो महाद्वीप हैं और उस महाद्वीप में हमारा देश है, तो ये जो स्थल है ये हमें रहने के लिए भूमि प्रदान करता है, जमीन प्रदान करता है। ये हमें चलने के लिए, घर बनाने के लिए गाड़ी चलाने के लिए, तो ये हमें प्रभावित कर रहा है। हम भी इसको प्रभावित करते हैं, जैसे कहीं से मिट्टी खोद करके ईटा बना लिया, उससे घर बना लिया, तो हमने भी प्रभावित किया। तो इस तरीके से स्थल मंडल हमें हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये घास स्थान देता है, चारा उपलब्ध कराता है हमारे लिए, राइट। इसके बाद होता है जल। तो जल मंडल कैसे प्रभावित करता है, तो जल यानी पीने का आपको पानी जल ही है। अब ये कैसे मिलता है आपको, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र समुद्री है, वहां से खारा पानी है। केवल खारा पानी हो तो आप उसे पी नहीं पाएंगे, लेकिन ये खारा पानी जब इस पर सूर्य की किरणें चमकती हैं तो ये गर्म होता है, गर्म होकर के भाप बनकर वायुमंडल में जाता है और ये स्थल पर जाकर बारिश करता है। उस बारिश से कई बार हिमनद बनते हैं, उस बारिश से आपके क्षेत्र में पानी का बहाव आता है और वो मीठा पानी हो जाता है, यानी कि फिल्टर हो जाता है। तो ये प्राकृतिक फिल्टर हो गया, ठीक है ना, नेचुरल फिल्टर। अब ये आपको पीने का पानी उपलब्ध कराता है किस रूप में, हिमनद के रूप में, भूमिगत जल, नदी, कुआं, यहां से आप पानी लेते हैं तो आप इससे प्रभावित हुए, राइट। इसके बाद वायु। अब वायु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों तरफ बंधी हुई है। हमने बताया था कि वायु कितने ऊपर तक है और कौन कौन से इसमें मंडल हैं। तो इसका जो निचला परत है जिसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमें जीने के लिए सांस देता है, और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन हमें वृद्धि के लिए मदद करता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें आपकी वायुमंडल है और वायुमंडल हमें प्रभावित कर रहा है। हम भी वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। जैसे हमने कार बनाया, कार से धुएं निकलना है, अब ये धुएं कहाँ जाएंगे, वायुमंडल में। तो वायुमंडल को हमने प्रभावित किया, उसमें अलग से गैस जोड़ा। बेसिकली हमने कुछ नहीं जोड़ा, हमने केवल चीज़ों का रूप परिवर्तन किया है। वो जो धुआं निकलता है वो डीजल से निकलता है और डीजल जमीन का ही पार्ट है, तो हमने ले करके उसे धुआं बदल ही तो दिया, राइट। तो हम केवल ट्रांसफॉर्म करते हैं चीज़ों का। तो ये आपका पादप और जीव जंतु ये पर्यावरण के अंग हो गए, और ये सब मिल करके एक जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। अब ये देखिए, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। अब एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां पे ये चीजें आपस में मिल रही हैं, राइट। ये चीजें जहां मिल रही हैं यही है जैव मंडल, राइट, एक सजीव संसार। अब मैं आपसे कहूं कि क्या यहाँ पे कोई जीवन है, तो नहीं है। क्या केवल जल के ऊपरी हिस्से में जीवन है, तो नहीं है, राइट। तो ये चीजें जहां मिलती हैं वहां पर जैव मंडल बनता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका जैव मंडल हुआ। इसके बाद परितंत्र क्या होता है, तो परितंत्र वो तंत्र है जिसमें सारे जीव आपस में रहते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं, राइट, और
वो निवास करते हैं। अब ये सब केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि परितंत्र कई तरह के हो सकते हैं। जैसे आपका देश क्योंकि विविधताओं का देश है, तो हमने देखा इसमें भौतिक विविधता भी है। जैसे पश्चिम में मरुस्थल है और पूरब में बड़े बड़े जंगल हैं, ठीक। उत्तर में कश्मीर है और वहाँ पर पर्वतीय परितंत्र है। तो दक्षिण में पठार हैं, जंगल हैं, तो वहाँ पे अलग तरीके का परितंत्र है। तो ये परितंत्र है और इस परितंत्र में क्षेत्रीय विशेषता होती है। जैसे हम बात करें कि मरुस्थल के परितंत्र की विशेषता क्या होगी, तो वहाँ ऊंट पाए जाते हैं। तो ऊंट केवल रेगिस्तानों में ही पाए जाते हैं, ये आपको जंगलों में नहीं मिलेंगे। जंगलों में हाथी और गैंडे होते हैं, तो ये गैंडा आपको मरुस्थल में नहीं मिलेगा। तो ये मरुस्थलीय परितंत्र तो है लेकिन वो अलग तरीके का है, और जहाँ पे हाथी और गेंडा पाए जाते हैं वहाँ का परितंत्र अलग तरीके का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्षेत्रीय परितंत्र होता है। अब मैं आपको एक परितंत्र दिखाता हूँ, ये एक ताल का परितंत्र है। इसी तरीके से समुद्री परितंत्र होता है, नदीय परितंत्र होता है, पहाड़ी परितंत्र होता है, पर्वतीय परितंत्र, ठीक है ना। तो अब इस परितंत्र में आप क्या देख रहे हैं, कुछ छोटे छोटे फूल हैं, बत्तख हैं, हिरन हैं, और ये सारे परितंत्र हैं। अब इसमें से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक परितंत्र है, उसमें शेर है, तो अगर आपने सारे शेर को मार दिया तो वो परितंत्र पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ेगा, क्योंकि शेर किसको खा के जिंदा रहता है, तो हिरन को। हिरन क्या खाता है, घास, हरी पत्तियां। अब सपोज कि आपने सारे शेर मार दिए तो वहां पर हिरणों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। जब हिरण की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या कम होगा, तो वहां की ग्रीनरी कम हो जाएगी, वहां का हरापन कम हो जाएगा, क्योंकि सारी घास खा जाएंगी वो, और पत्तियां खा जाएंगी, तो पेड़ वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक समय ऐसा आएगा कि वहां का जंगलीय परितंत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, राइट। तो इस परितंत्र में सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर आश्रित है, निर्भर है, पारस्परिक क्रिया से रहते हैं। अगर उस परितंत्र में एक भी चीज को नुकसान किया गया तो वो सारा परितंत्र खराब हो जाता है। इसलिए जैव विविधता संरक्षण की बात की जाती है, ठीक है। ये क्या होता है ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, राइट। तो ये आपका परितंत्र हो गया, और इसमें घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल में भी एक परितंत्र हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि हर जगह का परितंत्र होगा, राइट। इसके बाद तो ये पर्यावरण हो गया, प्राकृतिक पर्यावरण। फिर मानव पर्यावरण। अब मानव पर्यावरण में वही है कि मानव ने समय के साथ हमारे इस पर्यावरण को प्रभावित किया है। जैसे शुरुआत के समय में जब मानव विकसित हो रहा था तो उस समय ज़्यादातर वो प्रकृति पर ही निर्भर करता था। जैसे घर के लिए वो, जैसे रहने के लिए वो घर नहीं बनाता था बल्कि गुफाओं में रहता था। तो उसने किसी चीज़ का स्थान परिवर्तन नहीं किया, किसी चीज़ के रूप में परिवर्तन नहीं किया। फिर धीरे धीरे चीज़ों का आविष्कार होते गए, फिर औद्योगिक क्रांति हुई, फिर उत्पादन बढ़ गया, फिर हमने घर बनाया, पुल बनाए, सड़क बनाए, रेलगाड़ियाँ बनाई, और इस तरीके से हमने प्रकृति का पूरा भरपूर इस्तेमाल किया अपनी बेहतरी के लिए या अपने आराम के लिए, राइट। तो अब इस तरीके से हमने पर्यावरण को प्रभावित किया, ठीक है ना। तो ये मानव निर्मित पर्यावरण हुए। तो ये आज का छोटा सा ही चैप्टर था। अब इसमें एक चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। इसके अलावा एक पद्धति होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है कि सपोज करिए कि आपकी जेब से पैसा ले लिया जाए, आपके पास पैसा ना हो कि आप कोई चीज़ खरीद पाएं, लेकिन आपको आवश्यकता तो है। आप घर में सपोज कि आप पेन तो नहीं बना सकते, पेन आपको चाहिए, तो आपको इसके बदले में कुछ ना कुछ देना होगा जो आपके पास हो। जरूर अब समझने वाली बात यह है कि जिसके पास पेन है, आपके पास ऐसा क्या है कि आप उसे दे करके ये पेन खरीद सकें, राइट। तो आपके पास जो भी होगा कुछ ना कुछ आप उसको देंगे, वो आपसे लेने के लिए तैयार हो गया और उसके बदले में आपको पेन दे दिया। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया, यानी कि एक वस्तु लेकर के दूसरी वस्तु दे देना। वो कौन सी वस्तु लेगा, जो उसके पास नहीं है। आप उससे कौन सी वस्तु लेंगे, जो आपके पास नहीं है। विनिमय किसका होगा, जो जो आपके पास चीजें हैं उन्हीं का विनिमय होता है। तो इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। उसका एक ये एग्जाम्पल है, आप देखिए, कुछ चीजें इनके पास है, इन्होंने इनको दिया, कुछ चीजें इनके पास है, इन्होंने इनको दिया। इस तरीके से अपनी अपनी चीजों की अदला बदली ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। कुल लेकर के बात इतनी ही थी।
ठीक है ना। तो वस्तु विनिमय का विकास हुआ, इसी से व्यापार का विकास हुआ, और व्यापार के विकास होने के बाद ही चीजों का जो हम आज वास्तविक रूप देख रहे हैं अपने आसपास, वो वही है। ठीक है ना। चलिए, तो ये आज का टॉपिक खत्म हुआ। अब इसमें से मैं आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो मरुस्थल प्राकृतिक परितंत्र हो गया, वन प्राकृतिक परितंत्र हो गया। ताल क्या होता है कि हम खुद भी निर्मित कर सकते हैं, राइट, और ताल खुद भी निर्मित लोग करते हैं, तो इसलिए ताल प्राकृतिक परितंत्र में नहीं आता। ठीक है ना। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक है? तो स्थल घटक नहीं है। ठीक है ना। कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो इसके लिए स्थल तो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। समुदाय मानव बनाता है और धर्म भी मानव बनाता है, तो इसलिए स्थल परितंत्र हो गया जो मानव द्वारा निर्मित नहीं होता है। ठीक है ना। फिर इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? समुद्र वो बना नहीं सकता, पहाड़ बना नहीं सकता, तो क्या बनाएगा? सड़क, राइट। तो सड़क क्या हो गया? मानव निर्मित पर्यावरण हो गया। इसके बाद इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पादप वृद्धि से जितना बढ़ेगा पर्यावरण उतना ही अच्छा होगा। फसल वृद्धि पर्यावरण के लिए गुड है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि होने से पर्यावरण पर फर्क पड़ता है, उससे पर्यावरण प्रभावित होता है। क्या होता है? आप जंगल काटते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि से मानव पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।